गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस स्टडी का 7वां दिन, 7th डे ऑफ BS बिजनेस स्टडी का 7वां दिन। और इसमें कल हमने जो छठे दिन में कराया था, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराया था, वित्तीय प्रबंध, वो लगभग हो गया था। एक क्वेश्चन बाकी था, इसलिए आज वह एक क्वेश्चन कराते हुए हम नए चैप्टर की ओर आएंगे। नए चैप्टर का नाम होगा कंट्रोलिंग, नियंत्रण। पर कंट्रोलिंग शुरू करें उसके पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यह आखिरी प्रश्न लिख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। करें, आंसर लिखिए। दोज कैपिटल, ऐसी पूंजी विच आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेली एंड रूटीन एक्सपेंसेस इन द बिजनेस। ऐसी पूंजी जो व्यवसाय में नित्य प्रतिदिन के व्ययों के लिए आवश्यक होती है। दोज कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर पेमेंट ऑफ डेली एंड रूटीन एक्सपेंसेस। ऐसी पूंजी जो व्यवसाय के नित्य प्रतिदिन के व्ययों के लिए आवश्यक होती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। दोज कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेली एंड रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ऐसी पूंजी जो व्यवसाय में दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन के व्ययों के लिए आवश्यक होती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। इट इज़ शॉर्ट टर्म पीरियड, यह अल्पकालीन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्रय, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्रय, सैलरी, वेतन, वेजेस, मजदूरी, रेंट, किराया, आदि एसेट्रा। ये सब क्या एक्सपेंसेस है? एक्सपेंस ऑन सैलरी, वेतन पर व्यय, वेतन, किराया, मजदूरी आदि व्यय। स्टॉक ऑफ रेडी गुड्स, तैयार माल का स्टॉक। क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री, एसेट्रा। Working capital is available in the current assets. कार्यशील पूंजी चल संपत्ति के रूप में होती है। Working capital is available in the business as current assets. Just like जैसे कार्यशील पूंजी व्यवसाय में चालू संपत्तियों के रूप में होती है, जैसे कैश, रोकड़, स्टॉक, देनदार, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अल्पकालीन विनियोग आदि एसेट्रा। कार्यशील पूंजी किसको बोलते हैं? दोज कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर पेमेंट ऑफ डेली एंड रूटीन एक्सपेंसेस। बेटा, ऐसी पूंजी जो व्यापार में नित्य प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान के लिए आवश्यक होती है, कहलाती है कार्यशील पूंजी कहलाती है ना। नीचे लिख लो, आप एक फार्मूला लिख लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कार्यशील पूंजी बराबर
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, है ना। अब लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। जल्दी से लिखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। बेटा दोज बिजनेस इन विच कैश सेल्स आर डन, ऐसे व्यवसाय जिसमें नकद माल बेचा जाता है। कैश सेल्स आर डन एंड लेस स्टॉक इज टू बी मेंटेन, तथा कम स्टॉक रखना पड़ता है। देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। आप कैश में माल बेच रहे हो तो कैश तो आ ही रहा है, तो स्टॉक भी कम रखना है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ए गुड्स सोल्ड इन कैश and less stock is maintained, the less working capital is required। जब बेटा माल नगद बेचा जाता है और स्टॉक कम रखा जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तथा निर्माणी संस्थाओं में मच मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। निर्माणी संस्था में जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वहाँ पर अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक। सेकंड, शेप ऑफ या साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार। इन लार्ज स्केल बिजनेस, बड़े व्यवसाय में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बड़े व्यवसाय में अधिक कार्यशील पूंजी की तथा छोटे व्यवसाय में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इन लार्ज स्केल बिजनेस मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड इन स्मॉल स्केल बिजनेस लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। बड़े व्यवसाय में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तथा छोटे व्यवसायों में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। More working capital is required in the large scale business, whereas less working capital is required in the small scale business। ठीक है। पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन की अवधि। पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड द वर्किंग कैपिटल। निर्माण अवधि, वस्तु की निर्माण अवधि भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करती है। If the period of manufacturing is too much, यदि निर्माण अवधि अधिक है, then more working capital is required, तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग पीरियड इज स्मॉल, यदि निर्माण अवधि कम है, देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। क्या बोला मालूम पड़ा? अगर टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है बनने में, निर्माण अवधि ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज़्यादा है, तो मोर कैपिटल वर्किंग कैपिटल, और कम है तो लेस। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, क्रय विक्रय की शर्तें।
द टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल इज ऑल्सो इफेक्टेड द वर्किंग कैपिटल। क्रय विक्रय की शर्तें भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करती है। कैसे करती है बहन? इफ गुड्स आर सोल्ड इन कैश एंड परचेज इन क्रेडिट, यदि माल नगद बेचा जाता है तथा उधार खरीदा जाता है। इफ गुड्स आर सोल्ड इन कैश एंड परचेज इन ऑन क्रेडिट, यदि माल नगद बेचा जाता है और उधार खरीदा जाता है, देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। एंड जस्ट अपोजिट तथा इसके विपरीत, इफ गुड्स आर सोल्ड इन ऑन क्रेडिट एंड परचेज इन कैश, यदि माल उधार बेचा जाता है तथा नगद खरीदा जाता है। इफ गुड्स आर सोल्ड इन ऑन क्रेडिट, यदि माल उधार बेचा जाता है, एंड परचेज इन कैश, और नगद खरीदा जाता है, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। मौसमी व्यवसाय, सीजनेबल बिजनेस। इन सीजनेबल बिजनेस मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। मौसमी व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। मौसमी व्यवसाय में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इन सीजनेबल बिजनेस मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगला, डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। दोज कंपनीज हु पेड द डिविडेंड इन कैश एवरी ईयर, वे कंपनियां जो लाभांश का नगद भुगतान करती है, मच मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। दोज कंपनीज हु पेड डिविडेंड इन कैश, वे कंपनियां जो अधिक ये लाभांश का नगद भुगतान करती है, उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। दोज कंपनीज हु पेड द डिविडेंड इन कैश इज मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सामग्री की लागत। इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज हाई, यदि सामग्री की लागत अधिक होती है, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यदि सामग्री की लागत अधिक होती है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अगला, कॉस्ट ऑफ लेबर, श्रम की लागत। इन मैनुअल बिजनेस, जिन व्यवसायों में हाथ से माल बनाया जाता है, इन मैनुअल बिजनेस मच मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। 5-6 पॉइंट तो हुए होंगे, ठीक है। तो ये वो आपका वर्किंग कैपिटल, व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम शुरुआत करते हैं आज नए चैप्टर की, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? नियंत्रण किसे कहते हैं? लिखो, पहला प्रश्न लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? नियंत्रण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। नियंत्रण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ।
व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। नियंत्रण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताओ। लिखिए, कंट्रोलिंग इज ए बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। नियंत्रण एक आधारभूत प्रबंधकीय कार्य है। कंट्रोलिंग इज ए बेसिक मैनेजरियल फंक्शन which implies IMPLIES, which implies नियंत्रण एक आधारभूत प्रबंधकीय कार्य है which implies measurement and correction of performance, जो कि मूल्यांकन तथा implies measurement and correction of performance of subsidiaries to ensure that ये इतना ही लिख दो आप तो। कंट्रोलिंग इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन विच एम्प्लाइज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। नियंत्रण एक प्रबंधकीय क्रिया है, आधारभूत क्रिया है, जो मूल्यांकन तथा प्रबंध को सुधारात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन तथा सुधारात्मक कार्य किया जाता है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कंट्रोल रेफर्स, नियंत्रण के अंतर्गत, कंट्रोल रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, नियंत्रण के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं, ऑल दोज एक्टिविटीज बाय विच द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस आर गाइडेड, वे समस्त क्रियाएं जो व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होती है, एंड मोटिवेटेड टू अटेंड द प्री डिटरमाइंड गोल, एंड मोटिवेटेड टू अटेंड द प्री डिटरमाइंड गोल, तथा जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए की जाती है। क्या कहलाती है? नियंत्रण कहलाती है। ठीक है, लिखो नियंत्रण, फिर पैराग्राफ चेंज करके, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स। नियंत्रण वास्तविक परिणाम तथा वांछित परिणाम के मध्य, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स to bring actual result. Controlling is the process of taking steps to bringing actual result and desired result.
क्लोजर टुगेदर। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वास्तविक परिणाम तथा अपेक्षित परिणाम के मध्य संबंधों को दर्शाती है। ठीक है, बस केवल सुन लो एक बार। नियंत्रण प्रबंध की यह प्रक्रिया है जो प्रबंधक को निर्धारित प्रमापों के अनुसार अपने अधीनस्थों से निष्पादन करने में सहायता देती है, काम कराने में सहायता देती है। यदि कोई विचलन हो, कोई डिफरेंसेस हो, तो तुरंत ध्यान में लाती है तथा भविष्य में कोई त्रुटि न हो इसके लिए उपाय करती है। मतलब कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस इन विच मैनेजर्स do the work according to their determined standards and find the causes of differences and remove it. It's called controlling. ठीक है, वो एक ही चीज़ है। नियंत्रण मतलब नियंत्रण करना है, मतलब वो देखते कि वास्तविक कार्य जो किया है, वास्तविक परिणाम को अपेक्षित परिणाम से मूल्यांकन किया जाता है, तुलना किया जाता है और अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है। एक्चुअल रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस रिजल्ट, यह प्री डिटरमाइंड रिजल्ट। वास्तविक परिणाम की पूर्व निर्धारित परिणामों से तुलना की जाती है और अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है और उससे दूर किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट, नियंत्रण की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का प्राथमिक कार्य। कंट्रोलिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। The main object of each and every department is to achieve the goal of the institution. प्रत्येक विभाग का उद्देश्य The object of each and every department is to achieve the goal of institution. प्रत्येक विभाग का उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। It is possible through effective controlling. यह केवल प्रभावी नियंत्रण से ही संभव है। It is possible by effective controlling. यह प्रभावी नियंत्रण से ही संभव है। नंबर 2, प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एप्लीकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होना। कंट्रोलिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तर, हायर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। प्रबंध ये नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर पर लागू होता है। कंट्रोलिंग इज अप्लाइड ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। तीसरा पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है।
देयर आर नो एंड ऑफ द कंट्रोलिंग, नियंत्रण का कोई अंत नहीं होता, या नियंत्रण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट एंड, नियंत्रण की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, निरंतर जारी रहने वाली, इट इज़ नॉट क्लोज, यह कभी भी समाप्त नहीं होती। अगला पॉइंट है वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ, कंसिडरेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ, वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर विचार। ये क्या चीज़ है? नियंत्रण वर्तमान कमियों को दूर करता है, कंट्रोलिंग रिमूव द प्रेजेंट मिस्टेक्स, प्रेजेंट फॉल्ट्स, एंड इट इज डिटरमाइंड, तथा यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि वापस न हो, एंड इट इज डिटरमाइंड दैट सच टाइप ऑफ एरर is not repeated in the future, and such type of error is not repeated in the future, और इस प्रकार की त्रुटि भविष्य में न हो, इस पर ध्यान देता है। यूज ऑफ राइट्स, अधिकारों का उपयोग, कंट्रोलिंग शो द यूज ऑफ राइट्स, नियंत्रण अधिकारों के उपयोगों को बताता है, दर्शाता है। हाउ टू यूज ऑफ, अधीनस्थों के अधिकारों का सही उपयोग कैसे किया जाए, हाउ टू राइट यूज ऑफ राइट्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, इट इज डिनोट्स बाय कंट्रोलिंग। बेटा अधीनस्थों के अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाए यह नियंत्रण बताता है ना। रिलेशन विथ प्लानिंग, नियोजन से संबंध, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। लिखो, बिना नियोजन के नियंत्रण संभव नहीं है। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग कैन नॉट बी पॉसिबल, बिना नियोजन के नियंत्रण संभव नहीं है। एंड विदाउट कंट्रोलिंग, तथा बिना नियंत्रण के वी कांट अचीव द गोल, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, लक्ष्य पूरे नहीं कर सकते या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। प्लानिंग फिक्स द फ्यूचर प्रोग्राम्स, नियोजन भविष्य के कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। प्लानिंग फिक्स्ड द फ्यूचर प्रोग्राम्स, नियोजन भविष्य के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इट, और नियंत्रण इसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन करता है। एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इट सिस्टमेटिकली,
तथा नियंत्रण सही ढंग से इसका क्रियान्वयन करता है। वास्तविक तथ्यों तथा समंकों पर आधारित, बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड डाटास। वास्तविक तथ्यों तथा समंकों पर आधारित, बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड डाटास। नियंत्रण सदैव वास्तविक समंकों पर आधारित होता है। Controlling is always based on the actual data and actual facts. Controlling is always based on actual facts and actual data. नियंत्रण सदैव वास्तविक तथ्यों तथा वास्तविक समंकों पर आधारित होता है। परवेसिव, PERVASIVE, परवेसिव, सर्वव्यापकता। द स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड। नियंत्रण का क्षेत्र काफी विस्तृत है। Controlling is applicable on all the departments. नियंत्रण सभी विभागों पर लागू होता है। Controlling is applicable on all levels of management. नियंत्रण प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर लागू होता है। कंट्रोलिंग इज़ वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट। बेटा प्रबंध में नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। रिफॉर्मेटिव एक्शन, सुधारात्मक क्रिया। अगला पॉइंट है सुधारात्मक क्रिया, रिफॉर्मेटिव एक्शन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य टू फाइंड द मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स। प्रबंध का नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य त्रुटियों और कमियों को पता लगाना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज टू फाइंड द मिस्टेक्स एंड, कमियों को पता लगाना तथा इन्हें दूर करने के सुधारात्मक उपाय करना होता है। एंड बेटा द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज टू फाइंड द मिस्टेक्स एंड रिमूव इट, तथा उसे दूर करना होता है। ठीक है, लिख लिए 4 5 6 तो लिख लिए होंगे। अगला लिखिए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉलेज ऑफ टारगेट, KNOWLEDGE। नॉलेज ऑफ टारगेट, लक्ष्यों की जानकारी।
द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य the main object of controlling is to find the how much work can be done in how much period. नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कितने समय में कितना कार्य पूरा किया जा सकता है। हाउ मच वर्क कैन बी डन इन हाउ मच टाइम पीरियड, कितने समय में कितना कार्य पूरा किया जा सकता है। एक सेकंड, नॉलेज ऑफ रिसोर्सेस, साधनों की जानकारी। नॉलेज ऑफ रिसोर्सेस, साधनों की जानकारी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य टू नो, यह जानना होता है कि व्हाट सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध है। व्हाट सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, कार्य संपादन के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध है। अगला है प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन की प्रगति। प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन की प्रगति। बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण के माध्यम से वी फाइंड, हम पता करते हैं कि, हम पता लगाते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण के माध्यम से वी फाइंड द वर्क परफॉर्मेंस, नियंत्रण के माध्यम से हम कार्य निष्पादन का पता लगाते हैं। दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन स्टैंडर्ड टाइम और नॉट, कि कार्य प्रमापित समय में पूरा हुआ या नहीं। अगला, कठिनाइयों की जानकारी। नॉलेज ऑफ डिफिकल्टीज, कंट्रोलिंग, नियंत्रण कार्य में होने वाली बाधा का पता लगाता है। कंट्रोलिंग फाइंड द डिफिकल्टीज इन वर्क परफॉर्मेंस, कार्य करते समय होने वाली त्रुटियों का, गलतियों का, कठिनाइयों का पता लगाता है। एंड शो द अल्टरनेटिव, तथा उसका उपाय बताता है। नॉलेज ऑफ टास्क कंप्लीटेड, नॉलेज ऑफ टास्क कंप्लीटेड, पूर्ण किए गए कार्यों की जानकारी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य इज नोन, KNOWN, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि which work is completed and which is completed and what will be the cost of product। नियंत्रण का उद्देश्य यह जानना होता है कि कौन सा कार्य पूरा हुआ, कौन सा कार्य पूरा हुआ, कब पूरा हुआ और उसकी लागत क्या आई।
कौन सा कार्य पूरा हुआ, कब पूरा हुआ तथा उसकी लागत क्या है। ठीक, ये मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण के उद्देश्य। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद है, लिख लो, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग। आप ऐसा करो, एक्सप्लेन द स्पेशल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग करो, नियंत्रण की विशेष विधियों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की विशेष विधियों का वर्णन करो। नंबर फर्स्ट, बजट नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल। बजट नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल। लिखो, इन दिस मेथड बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। इस विधि में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व बजट बनाया जाता है। इन दिस मेथड बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। इस विधि में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व बजट बनाया जाता है। एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस इज कंपेयर्ड विद द बजटेड एक्सपेंसेस। तथा वास्तविक व्यय की बजट के व्यय से तुलना की जाती है। एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस इज कंपेयर्ड विद द बजटेड एक्सपेंसेस। वास्तविक व्यय की बजट के व्यय से तुलना की जाती है। एंड फाइंड द कॉज ऑफ डिफरेंसेस। तथा अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है। एंड फाइंड द कॉज ऑफ डिफरेंसेस एंड रिमूव इट। तथा उसे दूर किया जाता है। ठीक है, बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल बताया मैंने आपको। दूसरा लिखो, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, किस्म नियंत्रण। किस्म नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। इन दिस मेथड, इस विधि में द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की प्रमाणित किस्म का निर्धारण कर दिया जाता है। इन दिस मेथड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। एक्चुअल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वास्तविक किस्म का प्रमाणित किस्म से मिलान किया जाता है। एक्चुअल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कंपेयर्ड with the standard quality of product and find the cause of differences। तथा उनमें होने वाले अंतर का पता लगाया जाता है। एंड रिमूव इट, तथा उसे दूर किया जाता है। ठीक है, क्या हो गया बेटा आपका? बजटरी कंट्रोल बताया था, बजट नियंत्रण। फिर बताया मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल, किस्म नियंत्रण। एक होता है लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल।
कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण, वही बजटरी कंट्रोल जैसे कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण। इसमें क्या किया जाता है बेटा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज प्री डिटरमाइंड बिफोर द प्रोडक्शन। किसी वस्तु की उत्पादन लागत उत्पादन के पूर्व निर्धारित कर दी जाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज प्री डिटरमाइंड बिफोर द प्रोडक्शन। किसी भी वस्तु की उत्पादन लागत पूर्व निर्धारित कर दी जाती है, बिफोर प्रोडक्शन, उत्पादन से पहले निर्धारित कर दी जाती है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वास्तविक उत्पादन लागत। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंपेयर्ड विद द बजटेड कॉस्ट। वास्तविक उत्पादन लागत की तुलना बजट की लागत से की जाती है। एंड फाइंड द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, तथा अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है। एंड रिमूव इट, तथा उसे दूर किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखो ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए, नियंत्रण की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग। ये स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग हो सकता है। नियंत्रण के चरण, नियंत्रण की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की प्रक्रिया को समझाइए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रमापों का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, प्रमापों का निर्धारण। ये क्या है बेटा? किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के पहले, बिफोर द प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के पहले प्रमापों का निर्धारण कर दिया जाता है। एंड वर्क परफॉर्मेंस, तथा कार्य निष्पादन मतलब एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स। वास्तविक निष्पादन को प्रमापित निर्धारण से मिलान किया जाता है। एक्चुअल प्रोडक्शन इज कंपेयर्ड विद द बजटेड प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एंड फाइंड द कॉजेस। कॉजेज वही फाइंड द वेरिएंस बोलते हैं उसको। वेरिएंस मतलब भी डिफरेंस, अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है। फाइंड द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस या फाइंड द कॉजेज ऑफ वेरिएंस एंड रिमूव इट, तथा उसे दूर किया जाता है। प्रमापों का निर्धारण हो गया। सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले तो आपने फिक्स कर दिए, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक उत्पादन, वास्तविक निष्पादन की माप। आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड,
नियंत्रण का निर्धारण करने के पश्चात, मानकों का निर्धारण करने के पश्चात, द सेकेंड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक निष्पादन का माप करना। क्या माप करना? एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक उत्पादन का माप करना। दो चीज। तीसरा, वास्तविक निष्पादन की, वास्तविक उत्पादन की मानकों से तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। पहले स्टैंडर्ड निर्धारित करना, टू फिक्स द स्टैंडर्ड्स, फिर बाद में प्रोडक्शन करना, फिर प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड से टैली करना। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना करना। अब क्या किया जाता है बेटा? एक्चुअल प्रोडक्शन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। वास्तविक उत्पादन को वास्तविक उत्पादन की प्रमापित उत्पादन से तुलना की जाती है। ठीक है। पांचवा, एनालिसिस ऑफ डिविएशन एंड फाइंड, ऊपर लिख सकते हैं, एंड फाइंड द डिफरेंसेस, तथा अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है। एंड फाइंड द डिफरेंसेस, और अंतर का पता लगाया जाता है। फिर है विचलनों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डिविएशन, एनालिसिस ऑफ डिविएशन, डिविएशन मतलब डिफरेंसेस, अंतर का विश्लेषण या विचलनों का विश्लेषण, अंतर का विश्लेषण। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में फाइंड द कॉजेज ऑफ डेविएशन, विचरण के कारणों का पता लगाया जाता है। दैट कि डेविएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, विचलन सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर हमने सोचा कि 5 यूनिट बननी चाहिए 1 घंटे, 6 बन गई, तो डिविएशन तो है, विचलन तो एक का, वो पॉजिटिव है। और 5 बननी चाहिए, 4 बनी, तो वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। पहले तो देखना चाहिए डिविएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो विचलन आया वो सकारात्मक है या नकारात्मक। फिर कॉज ऑफ डिविएशन, विचलन के कारण का पता लगाना चाहिए कि आखिर क्यों। इफेक्ट ऑफ डिविएशन, विचलन का क्या प्रभाव हुआ, है ना। एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। अच्छा, उसके बाद ये तो कारण का पता लगा। फिर अगला पॉइंट आता है करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक उपाय, करेक्टिव मेजर्स। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, यह नियंत्रण की अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम कदम है। इसमें क्या जाता है? व्हाट एडजस्टमेंट्स कैन बी डन फॉर रिमूव द डेविएशन, विचलनों को समाप्त करने के लिए अंतर के कारणों का पता लगाकर अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाता है। व्हाट एडजस्टमेंट्स आर डन फॉर रिमूव द डेविएशन, विचलन को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या समायोजन किया जा सकता है ना। करेक्टिव मेजर्स आर
टेकन फॉर अचीविंग द गोल। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। जैसे उसने बोलते कि मशीन ख़राब है, पुरानी मशीन ओल्ड हो गई है, इसलिए प्रोडक्शन अब अचीव नहीं कर पाए, तो चेंज द मशीन, रिप्लेस द मशीन, मशीनों को चेंज करना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोलिंग। एक और क्वेश्चन लिख लो लास्ट। आदर्श नियंत्रण के आवश्यक तत्व बताइए। राइट द इसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम। आदर्श नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व बताओ। राइट द इसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम। आदर्श नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व, इसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम। आदर्श नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सुटेबल एंड इफेक्टिव, उपयुक्त तथा प्रभावपूर्ण, नियंत्रण प्रक्रिया, नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी according to requirement and effective, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अगला अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल बोधगम्य, UNDERSTANDABLE, अंडरस्टैंडेबल बोधगम्य। यदि नियंत्रण स्वीकृत कराना तथा प्रभावपूर्ण ढंग से शीघ्र कार्यान्वित करना हो, इफ कंट्रोलिंग इज acceptable and working effectively immediately, यदि नियंत्रण स्वीकृत कराना तथा प्रभावपूर्ण ढंग से शीघ्र कार्यान्वित कराना हो, तो स्वीकृत कराना प्रभावपूर्ण ढंग से शीघ्र कार्यान्वित कराना चाहिए। मतलब कंट्रोलिंग शुड बी एक्सेप्टिव एंड इफेक्टिवली अप्लाइड इमीडिएटली। तीसरा फ्लेक्सिबल, लोचपूर्ण, कंट्रोलिंग पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल, नियंत्रण की प्रक्रिया लोचपूर्ण होनी चाहिए। कंट्रोलिंग पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल, easy to changes according to requirement। नियंत्रण की प्रक्रिया लोचपूर्ण होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। easy to change in requirement, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक, कम खर्चीली, लेस एक्सपेंसिव। कंट्रोल प्लानिंग शुड बी लेस एक्सपेंसिव, नियंत्रण की प्रक्रिया कम खर्चीली होनी चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को पूर्ण करना। नियंत्रण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए
जो संस्था के उद्देश्य को पूरा कर सके। कंट्रोलिंग प्लानिंग शुड बी फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कंट्रोलिंग प्लानिंग शुड बी फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नियंत्रण प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि वो उद्देश्य को पूरा कर सकें। टाइम बाउंड समयबद्ध। प्रबंध समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि निष्पादन पर नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट। चलो, टाइम बाउंड मतलब समय के अधीन होना चाहिए। ऑल द कंट्रोलिंग एक्टिविटी शुड बी डन इन टाइम बाउंड। नियंत्रण की समस्त प्रक्रिया एक समय के भीतर होनी चाहिए। सजेस्टिव, सुझावपूर्ण। सजेस्टिव, बेटा कंट्रोलिंग प्रोसीजर शुड बी सजेस्टिव। नियंत्रण प्रणाली सुझावपूर्ण होनी चाहिए। है ना, उसको सुझाव देना चाहिए। इस प्रकार से बेटा ये चैप्टर भी हमने आपका यहाँ पर पूरा किया। कंट्रोलिंग, आज 7वें दिन हमने नियंत्रण कंट्रोलिंग को पूरा किया है। अब कंट्रोलिंग के बाद आपका चैप्टर जो कल होगा डायरेक्टिंग होगा, निर्देशन होगा, है ना। तो बेटा आप रोज़ याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स डेली बनाएं। जब क्लास स्टार्ट होती है कॉपी पेन लेकर बैठे, जिससे कि अपना समय खराब नहीं हो। नोट्स अपने पास होंगे तो अपन कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे की कार्रवाई हम कल करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग कल से स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही। हैव ए गुड डे।